नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की बेस्टसेलर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के पहले अध्याय नो वन इज क्रेजी के बारे में, जो पैसे के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार को समझने में आपकी मदद करेगी। मैं आपको एक समस्या के बारे में बताता हूँ। इससे आपको अपने पैसे के साथ जो करते हैं उसके बारे में बेहतर महसूस हो सकता है और अन्य लोगों के साथ जो करते हैं उसके बारे में कम आलोचनात्मक हो सकता है। लोग पैसे के साथ कुछ पागल चीजें करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं है। यहाँ बात है विभिन्न पीढ़ियों के लोग, विभिन्न माता पिता द्वारा बड़े हुए, जिन्होंने विभिन्न आय अर्जित की और विभिन्न मूल्यों का आयोजन किया। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में पैदा हुए, विभिन्न प्रोत्साहनों और अलग अलग भाग्य के साथ विभिन्न नौकरी बाजारों का अनुभव करते हुए बहुत अलग सबक सीखते हैं। हर किसी का दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में अपना अनूठा अनुभव होता है, और आपने जो अनुभव किया है वह आपके द्वारा दूसरे हाथ से सीखे गए से अधिक सम्मोहक है। तो हम सभी, आप, मैं, सभी जीवन को एक ऐसे विचारों के सेट से जोड़े हुए हैं जो व्यक्ति से व्यक्ति में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। जो आपको पागल लगता है वह मेरे लिए समझ में आ सकता है। जो गरीबी में पला-बधा है वह जोखिम और पुरस्कार के बारे में सोचता है जिस तरह से एक धनी बैंकर का बच्चा सोचता है, वह सोच भी नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने उच्च मुद्रास्फीति के समय में बड़ा हुआ था, उसने ऐसा अनुभव किया जो स्थिर कीमतों के साथ बड़ा हुआ व्यक्ति कभी नहीं कर पाया। जो स्टॉक ब्रोकर ग्रेट डिप्रेशन के दौरान सब कुछ खो गया था, उसने ऐसा अनुभव किया जो 1990 के दशक के अंत में तकनीकी कार्यकर्ता ने महिमा में देखा था, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जो ऑस्ट्रेलियाई ने 30 वर्षों में मंदी नहीं देखी है, उसने ऐसा अनुभव किया है जो किसी भी अमेरिकी ने कभी नहीं किया है। आगे बढ़ते रहो। अनुभवों की सूची अनंत है। आप पैसे के बारे में कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानता, और इसके विपरीत भी। आप विभिन्न विश्वासों, लक्ष्यों और पूर्वानुमानों के साथ जीवन से गुजरते हैं, जो मैं करता हूं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम में से कोई एक दूसरे से अधिक स्मार्ट है या बेहतर जानकारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास अलग अलग और समान रूप से सम्मोहक अनुभवों से आकार लिए गए अलग अलग जीवन हैं। आपके पैसे के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव दुनिया में जो हुआ है उसका शायद 0.000000001% है, लेकिन शायद 80% यह है कि आप दुनिया कैसे काम करती है। तो समान रूप से स्मार्ट लोग इस बारे में असहमत हो सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यों होती है, आपको अपना पैसा कैसे निवेश करना चाहिए, आपको क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, आपको कितना जोखिम लेना चाहिए, और इसी तरह। 1930 के दशक के अमेरिका पर अपनी पुस्तक में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा था कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों को आंतरिक रूप से शेष के लिए चिह्नित किया, लेकिन अनुभवों की एक श्रृंखला थी। 25 साल बाद जब वह राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ रहे थे, एक रिपोर्टर ने जॉन एफ कैनेडी से पूछा कि उन्हें मंदी से क्या याद आया। उन्होंने टिप्पणी की, मुझे मंदी का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। मेरे परिवार के पास दुनिया के महान भाग्य में से एक था और तब यह पहले से कहीं अधिक मूल्यवान था। हमारे पास बड़े घर थे, अधिक नौकर थे, हम अधिक यात्रा करते थे। केवल एक चीज जो मैंने सीधे देखी थी वह तब थी जब मेरे पिता ने कुछ अतिरिक्त माली को सिर्फ उन्हें नौकरी देने के लिए काम पर रखा था ताकि वे खा सकें। मैंने वास्तव में मंदी के बारे में तब तक नहीं सीखा जब तक मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा। यह 1960 के चुनाव में एक प्रमुख बिंदु था। कैसे लोगों ने सोचा, पिछली पीढ़ी की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी की कोई समझ वाला व्यक्ति अर्थव्यवस्था का प्रभारी कैसे हो सकता है।
यह कई मायनों में केवल जेएफके के द्वितीय विश्व युद्ध में अनुभव से ही दूर हो गया था। यह पिछली पीढ़ी का दूसरा सबसे व्यापक भावनात्मक अनुभव था और कुछ ऐसा जो उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी ह्यूबर्ट हम्फ्रे के पास नहीं था। हमारे लिए चुनौती यह है कि अध्ययन या खुले विचारों की कोई भी मात्रा वास्तव में भय और अनिश्चितता की शक्ति को फिर से बना सकती है। मैं महामंदी के दौरान सब कुछ खोने जैसा क्या था इसके बारे में पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास उन लोगों के भावनात्मक निशान नहीं हैं जिन्होंने वास्तव में इसका अनुभव किया है। और जिस व्यक्ति ने इसे जिया है वह समझ नहीं सकता कि मैं जैसे कोई व्यक्ति स्टॉक रखने जैसी चीजों के बारे में कैसे उदासीन हो सकता है। हम दुनिया को एक अलग लेंस के माध्यम से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़े स्टॉक मार्केट गिरावट की ऐतिहासिक आवृत्ति को मॉडल कर सकती हैं, लेकिन वे घर आने, अपने बच्चों को देखने और सोचने की भावना को मॉडल नहीं कर सकते हैं कि क्या आपने कोई गलती की है जो उनके जीवन को प्रभावित करेगी। इतिहास का अध्ययन आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप कुछ समझते हैं, लेकिन जब तक आप इसके माध्यम से नहीं जीते और व्यक्तिगत रूप से इसके परिणामों को महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप इसे बदलने के लिए पर्याप्त नहीं समझ सकते हैं। हम सभी सोचते हैं कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम सभी ने इसका एक छोटा सा टुकड़ा ही अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक माइकल बैटनिक कहते हैं, कुछ सबक अनुभव किए जाने के बाद ही समझ में आ सकते हैं। हम सभी उस सच्चाई के लिए विभिन्न तरीकों से शिकार हैं। 2006 में राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अर्थशास्त्री उल्रिक मालमेंडियर और स्टेफन नेगेल ने उपभोक्ता वित्त के सर्वेक्षण के 50 वर्षों की खुदाई की। अमेरिकियों के अपने पैसे के साथ क्या करते हैं, इसका एक विस्तृत विवरण। सिद्धांत रूप में लोगों को अपने लक्ष्यों और उस समय उपलब्ध निवेश विकल्पों की विशेषताओं के आधार पर निवेश निर्णय लेना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोगों के जीवनकाल के निवेश निर्णय उनके स्वयं के जीवन में प्राप्त अनुभवों से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, विशेषकर उनके वयस्क जीवन की शुरुआत में अनुभव। यदि आप उच्च मुद्रास्फीति के समय बड़े हुए हैं, तो आपने अपने जीवन में बाद में कम बांड में निवेश किया था जो उन लोगों की तुलना में बड़े हुए थे जब मुद्रास्फीति कम थी। यदि आप उस समय बड़े हुए हैं जब शेयर बाजार मजबूत था, तो आपने अपने जीवन में बाद में उन लोगों की तुलना में अधिक पैसा स्टॉक में निवेश किया था जो उस समय बड़े हुए थे जब स्टॉक कमजोर थे। अर्थशास्त्रियों ने लिखा, हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि व्यक्तिगत निवेशकों की जोखिम लेने की इच्छा व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है, बुद्धि या शिक्षा या परिष्कार नहीं, बस भाग्य का बेवकूफी जब और जहां आप पैदा हुए थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का साक्षात्कार लिया। ग्रॉस मानते हैं कि यदि वह एक दशक पहले या बाद में पैदा हुए होते तो वह शायद आज जहां हैं वहां नहीं होते, टुकड़े ने कहा। ग्रॉस का करियर ब्याज दरों में एक पीढ़ी के पतन के साथ लगभग पूरी तरह से मेल खाता है, जिसने बॉन्ड की कीमतों को एक पूंछ हवा दी। इस तरह की चीज न केवल आपके सामने आने वाले अवसरों को प्रभावित करती है, बल्कि यह भी प्रभावित करती है कि जब वे आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं तो आप उन अवसरों के बारे में क्या सोचते हैं। ग्रॉस के लिए बॉन्ड धनसृजन मशीन थे। अपने पिता की पीढ़ी के लिए जो उच्च मुद्रास्फीति के साथ बड़े हुए और सहन किए, उन्हें धन भस्मक के रूप में देखा जा सकता है। पैसे के अनुभव में अंतर छोटे नहीं हैं, यहाँ तक कि उन लोगों के बीच भी जो आपको लगता है कि काफी समान हैं। स्टॉक ले लो। यदि आप 1970 में पैदा हुए थे, तो S&P 500 में आपके किशोरों और 20 के दशक में मुद्रास्फीति के लिए समायोजित लगभग 10 गुना वृद्धि हुई। यह एक अद्भुत रिटर्न है। यदि आप 1950 में पैदा हुए थे,
तो बाजार आपके किशोरों और 20 के दशक में मुद्रास्फीति के लिए समायोजित शाब्दिक रूप से कहीं भी नहीं गया। लोगों के दो समूह अपने जन्म वर्ष के मौके से अलग होकर स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इस पर पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण के साथ जीवन से गुजरते हैं। यह मुद्रास्फीति। यदि आप 1960 के दशक के अमेरिका में पैदा हुए थे, तो आपके किशोरों और 20 के दशक में मुद्रास्फीति, जब आप अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है इसके बारे में ज्ञान का आधार विकसित कर रहे थे, ने कीमतों को 3 गुना से अधिक बढ़ा दिया। यह बहुत कुछ है। आपको गैस लाइनों और वेतन प्राप्त करने के बारे में याद है, जो उनके पहले वाले की तुलना में काफी कम दूर तक फैले थे। लेकिन यदि आप 1990 में पैदा हुए थे, तो मुद्रास्फीति आपके पूरे जीवन के लिए इतनी कम रही है कि यह शायद आपके दिमाग में कभी नहीं आया। नवंबर 2009 में अमेरिका की राष्ट्रव्यापी बेरोजगारी लगभग 10% थी। लेकिन हाई स्कूल डिप्लोमा के बिना 16 से 19 वर्ष के अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर 49% थी। कॉलेज की डिग्री के साथ 45 से अधिक उम्र की कोकेशियन महिलाओं के लिए यह 4% थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान के स्थानीय शेयर बाजारों का सफाया हो गया था। पूरे क्षेत्रों को बमबारी कर दी गई थी। युद्ध के अंत में जर्मन खेतों ने देश के नागरिकों को प्रतिदिन केवल 1000 कैलोरी भोजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन किया। इसकी तुलना अमेरिका से करें, जहां 1941 से 1945 के अंत तक स्टॉक मार्केट में 2 गुना से अधिक वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था लगभग 2 दशकों में सबसे मजबूत थी। किसी को भी इन समूहों के सदस्यों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे बाकी जीवन मुद्रास्फीति के बारे में एक ही बात सोचकर गुजारें, या स्टॉक मार्केट, या बेरोजगारी, या सामान्य रूप से पैसा। किसी को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे वित्तीय जानकारी के समान तरीके से प्रतिक्रिया दें। किसी को यह मान लेना चाहिए कि वे समान प्रोत्साहनों से प्रभावित हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे सलाह के समान स्रोतों पर भरोसा करें। किसी को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे इस बात पर सहमत हों कि क्या मायने रखता है, क्या इसके लायक है, आगे क्या होने की संभावना है और सबसे अच्छा मार्ग क्या है। उनका धन का दृष्टिकोण विभिन्न दुनियाओं में बनाया गया था, और जब ऐसा होता है तो पैसे के बारे में एक दृष्टिकोण जो एक समूह के लोग सोचते हैं कि अपमानजनक है, दूसरे के लिए पूर्ण समझ में आ सकता है। कुछ साल पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने फॉक्सकॉन, विशाल ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता के काम करने की स्थितियों पर एक कहानी की थी। परिस्थितियां अक्सर अत्याचारी होती हैं। पाठक सही मायने में परेशान थे, लेकिन कहानी के लिए एक आकर्षक प्रतिक्रिया एक चीनी कार्यकर्ता के भतीजे से आई, जिन्होंने टिप्पणी अनुभाग में लिखा था, मेरी चाची ने कई साल ऐसे काम किया जिसे अमेरिकी स्वेट शॉप कहते हैं। यह कठिन काम था। लंबे समय तक छोटी मजदूरी, खराब काम करने की स्थिति। क्या आप जानते हैं कि मेरी चाची इन कारखानों में से किसी एक में काम करने से पहले क्या करती थी? वह एक वेश्या थी। मेरे विचार में इस पुराने जीवन शैली की तुलना में स्वेट शॉप में काम करने का विचार एक सुधार है। मुझे पता है कि मेरी चाची कुछ डॉलर के लिए एक दुष्ट पूंजीवादी बॉस द्वारा शोषण किए जाने के बजाय कई पुरुषों द्वारा पैसे के लिए अपने शरीर का शोषण किए जाने को प्राथमिकता देगी। इसलिए मैं कई अमेरिकियों की सोच से परेशान हूं। हमारे पास पश्चिम के समान अवसर नहीं हैं। हमारा सरकारी बुनियादी ढांचा अलग है। देश अलग है। हाँ, कारखाना कठिन परिश्रम है। क्या यह बेहतर हो सकता है? हाँ, लेकिन केवल तभी जब आप इसे अमेरिकी नौकरियों से तुलना करते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे इससे क्या बनाना है।
मेरे मन का एक हिस्सा तर्क करना चाहता है, उग्र रूप से। मेरे मन का एक हिस्सा समझना चाहता है। लेकिन ज्यादातर यह एक उदाहरण है कि कैसे अलग अलग अनुभव एक विषय के भीतर व्यापक रूप से भिन्न दृष्टिकोण ले सकते हैं। जो एक पक्ष सहज रूप से सोचता है कि काला और सफेद होना चाहिए। पैसा लेकर लोग जो भी निर्णय लेते हैं वह उस समय उनके पास मौजूद जानकारी को लेकर और इसे दुनिया के काम करने के अपने अनूठे मानसिक मॉडल में प्लग करके उचित ठहराया जाता है। वे लोग गुमराह हो सकते हैं। उनके पास अधूरी जानकारी हो सकती है। वे गणित में खराब हो सकते हैं। उन्हें सड़े हुए विपणन द्वारा राजी किया जा सकता है। उन्हें पता नहीं हो सकता कि वे क्या कर रहे हैं। वे अपने कार्यों के परिणामों का गलत आकलन कर सकते हैं। ओह, क्या वे कभी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी वित्तीय निर्णय जो कोई व्यक्ति लेता है उस क्षण में उसके लिए समझ में आता है और उन बॉक्सों को जांचता है जो उसे जांच करने की आवश्यकता होती है। वे खुद को एक कहानी बताते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वह कहानी उनके अपने अनूठे अनुभवों से आकार ले गई है। एक सरल उदाहरण लें, लॉटरी टिकट। अमेरिकियों ने उन पर फिल्मों, वीडियो गेम, संगीत, खेल आयोजनों और पुस्तकों से मिलाकर अधिक खर्च किया। और कौन खरीदता है? ज्यादातर गरीब लोग। अमेरिका में सबसे कम आय वाले घरों में औसतन $412 प्रति वर्ष लॉटो टिकट पर खर्च करते हैं, जो उच्चतम आय समूहों के 4 गुना है। 40% अमेरिकी आपातकाल में $400 नहीं निकाल सकते। जो कहना है लॉटरी टिकट खरीदने वाले लोग बड़े पैमाने पर वही लोग हैं जो कहते हैं कि वे आपातकाल में $400 नहीं निकाल सकते। वे अपने सुरक्षा जाल को कुछ ऐसा करने पर उड़ा रहे हैं जिसके बड़े होने का 1 लाख में एक मौका है। यह मेरे लिए पागल लगता है। यह आपके लिए भी पागल लग सकता है। लेकिन मैं सबसे कम आय समूह में नहीं हूं। आप भी संभवतः नहीं हैं। इसलिए हम में से कई लोगों के लिए यह सहज रूप से कम आय वाले लॉटरी टिकट खरीदारों के अवचेतन तर्क को समझना मुश्किल है। लेकिन थोड़ा तनाव लें और आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कुछ इस तरह जा रहा है। हम वेतन से वेतन जीते हैं और बचत करना पहुंच से बाहर लगता है। उच्च वेतन की हमारी संभावनाएं पहुंच से बाहर लगती हैं। हम अच्छे छुट्टियों, नई कारों, स्वास्थ्य बीमा या सुरक्षित पड़ोस में घर नहीं खरीद सकते। हम अपने बच्चों को कर्ज के बोझ के बिना कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। आप लोग जो वित्त पुस्तकें पढ़ते हैं उनमें से बहुत कुछ या तो अब हमारे पास है या एक अच्छे मौके पर प्राप्त करने का मौका है, हमारे पास नहीं है। लॉटरी टिकट खरीदना हमारे जीवन में एकमात्र समय है जब हम अच्छे सामान को पाने का एक ठोस सपना पकड़ सकते हैं जो आपके पास पहले से है और मान लेते हैं। हम एक सपने के लिए भुगतान कर रहे हैं और आप इसे समझ नहीं सकते हैं क्योंकि आप पहले से ही एक सपना जी रहे हैं। इसलिए हम आपके मुकाबले ज्यादा टिकट खरीदते हैं। आपको इस तर्क से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप टूट जाते हैं तो लॉटो टिकट खरीदना अभी भी एक बुरा विचार है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि लॉटो टिकट की बिक्री क्यों बनी रहती है। और वह विचार, आप जो कर रहे हैं वह पागल लगता है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे कई वित्तीय निर्णयों की जड़ को उजागर करता है। कुछ लोग केवल एक स्प्रेडशीट के साथ वित्तीय निर्णय लेते हैं। वे उन्हें डिनर टेबल पर या कंपनी मीटिंग में बनाते हैं। ऐसे स्थान जहां व्यक्तिगत इतिहास, दुनिया के बारे में आपका अपना अनूठा दृष्टिकोण, अहंकार, गौरव, विपणन और विषम प्रोत्साहन एक ऐसी कहानी में एक साथ मिलाए जाते हैं जो आपके लिए काम करती है।
एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो यह समझाने में मदद करता है कि धन के निर्णय इतने कठिन क्यों हैं और इतना अधिक दुर्व्यवहार क्यों है, यह पहचानना है कि यह विषय कितना नया है। पैसा लंबे समय से है। लीडिया के राजा एलायट्स, जो अब तुर्की का हिस्सा हैं, को 600 ईसा पूर्व में पहली आधिकारिक मुद्रा बनाने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन धन निर्णयों की आधुनिक नींव बचत और निवेश ऐसी अवधारणाओं के आधार पर है जो व्यावहारिक रूप से शिशु हैं। सेवानिवृत्ति लें। 2018 के अंत तक अमेरिकी सेवानिवृत्ति खातों में $27 ट्रिलियन थे, जिससे यह सामान्य निवेशक के बचत और निवेश निर्णयों का मुख्य चालक बन गया। लेकिन सेवानिवृत्ति के हकदार होने की पूरी अवधारणा अधिकतम 2 पीढ़ियों पुरानी है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकांश अमेरिकियों ने तब तक काम किया जब तक वे मर नहीं गए। यह अपेक्षा और वास्तविकता थी। 65 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी दर 1940 के दशक तक 50% से अधिक थी। सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य इसे बदलना था, लेकिन इसके शुरुआती लाभ एक उचित पेंशन के करीब भी नहीं थे। जब इडा में फुलर ने 1940 में पहला सामाजिक सुरक्षा चेक कैश किया, तो यह $22.54 या मुद्रास्फीति के लिए समायोजित $416 था। 1980 के दशक तक सेवानिवृत्त लोगों के लिए औसत सामाजिक सुरक्षा चेक मुद्रास्फीति के लिए समायोजित $1000 प्रति माह से अधिक हो गया। 1960 के दशक के अंत तक 65 से अधिक आयु के 1/4 से अधिक अमेरिकियों को जनगणना ब्यूरो द्वारा गरीबी में रहने के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हर किसी के पास एक निजी पेंशन हुआ करता था के अनुरूप एक व्यापक मान्यता है, लेकिन यह बहुत अधिक अतिरंजित है। कर्मचारी लाभ अनुसंधान संस्थान बताता है 1975 में उनमें से केवल 1/4 के पास पेंशन आय थी। उस भाग्यशाली अल्पसंख्यक में से केवल 15% घरेलू आय पेंशन से आई थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1955 में सेवानिवृत्ति की बढ़ती इच्छा लेकिन निरंतर असमर्थता के बारे में लिखा था। एक पुरानी कहावत को दोहराने के लिए, हर कोई सेवानिवृत्ति के बारे में बात करता है, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत कम लोग इसके बारे में कुछ करते हैं। यह 1980 के दशक तक नहीं था कि यह विचार कि हर कोई एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति के हकदार है और उसमें होना चाहिए, पकड़ में आया। और उस सम्मानजनक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने का तरीका हमेशा से यह रहा है कि हर कोई अपना पैसा बचाएगा और निवेश करेगा। मुझे दोहराने दें कि यह विचार कितना नया है। 401 के अमेरिकी सेवानिवृत्ति का बैकबोन बचत वाहन 1978 तक अस्तित्व में नहीं था। रोथ आईआरए का जन्म 1998 तक नहीं हुआ था। यदि यह एक व्यक्ति होता तो यह बमुश्किल पीने के लिए काफी पुराना होता। यह किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि हम में से कई लोग सेवानिवृत्ति के लिए बचत और निवेश करने में खराब हैं। हम पागल नहीं हैं। हम सभी नए हैं। वही कॉलेज के लिए जाता है। 1940 में स्नातक की डिग्री के साथ 25 से अधिक आयु के अमेरिकियों का हिस्सा 20 में से 1 से कम था, जो 2015 तक 4 में से 1 हो गया था। उस समय औसत कॉलेज ट्यूशन मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 4 गुना से अधिक बढ़ गया। इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण समाज में इतनी तेजी से प्रवेश करने से यह समझाया जा सकता है कि पिछले 20 वर्षों में छात्र ऋण के साथ इतने सारे लोगों ने खराब निर्णय क्यों लिए हैं। सीखने का प्रयास करने के लिए भी दशकों का संचित अनुभव नहीं है। हम इसे पंख लगा रहे हैं। इंडेक्स फंड्स के लिए भी ऐसा ही है, जो 50 वर्ष से भी कम पुराने हैं, और हेज फंड्स जो पिछले 25 वर्षों तक नहीं उड़ गए। यहां तक कि उपभोक्ता ऋण का व्यापक उपयोग बंधक, क्रेडिट कार्ड और कार ऋण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हुआ, जब जीआई बिल ने लाखों अमेरिकियों के लिए उधार लेना आसान बना दिया।
कुत्तों को 10,000 साल पहले पालतू बनाया गया था और अभी भी अपने जंगली पूर्वजों के कुछ व्यवहार को बनाए रखते हैं। फिर भी हम यहाँ हैं, आधुनिक वित्तीय प्रणाली में 20 से 50 वर्षों के अनुभव के साथ पूरी तरह से अनुकूल होने की उम्मीद कर रहे हैं। एक विषय के लिए जो भावना बनाम तथ्य से इतना प्रभावित होता है, यह एक समस्या है और यह समझाने में मदद करता है कि हम हमेशा पैसे के साथ वह क्यों नहीं करते जो हमें करना चाहिए। हम सभी पैसे के साथ पागल चीजें करते हैं क्योंकि हम सभी इस खेल के लिए अपेक्षाकृत नए हैं और जो आपको पागल लगता है वह मेरे लिए समझ में आ सकता है। लेकिन कोई भी पागल नहीं है। हम सभी अपने स्वयं के अनूठे अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो उस समय हमारे लिए समझ में आते हैं। अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा इस किताब का दूसरा चैप्टर लक एंड रिस्क, जिसमें मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि बिल गेट्स कैसे अमीर हुए।